प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सैन्य नेतृत्व। सबसे पहले हम जानेंगे नेतृत्व का स्वरूप व परिभाषा। उसके बाद सैन्य नेतृत्व का स्वरूप व परिभाषा, जिम्मेदारियां, चुनौतियां, मनोविज्ञान की भूमिका, प्रशिक्षण व भविष्य की तैयारी। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेतृत्व क्या होता है। सैन्य नेतृत्व को विस्तार से समझने से पूर्व नेतृत्व के स्वरूप को समझना आवश्यक है। नेतृत्व समूह में घटित होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा जहां भी समूह होंगे नेता भी होगा। घर परिवार, गली मोहल्ले से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं, संगठनों, स्कूलों व कॉलेजों में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी जगहों पर नेता पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जहां पर भी समूह होगा, समूह का अर्थ दो या दो से अधिक लोग, जहां भी समूह होगा वहां नेता अवश्य रूप से पाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हॉलैंडर ने नेतृत्व के बारे में क्या कहा है। नेतृत्व सामूहिक, संगठनात्मक अथवा सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेता और अनुसरणकर्ताओं के सामाजिक प्रभाव का एक प्रक्रम है। हॉलैंडर ने लीडरशिप को, नेतृत्व को एक प्रक्रम बताया है। सामूहिक कार्यों को अंजाम देने से लेकर समूह को दिशा दिखाने व निर्णय लेने का कार्य नेता करते हैं। समूह में विवादास्पद स्थितियों का निवारण भी नेता करते हैं। जहां भी समूह होगा वहां नेता होगा और नेता का कार्य क्या होगा? सभी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, दिशा निर्देशन करना और यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे सुलझाना। आगे हम बात करते हैं सैन्य नेतृत्व के बारे में। किसी भी समूह का नेतृत्व करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सैन्य क्षेत्र में न केवल चुनौती अपितु जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सैनिक जिनका नेतृत्व किया जाता है मात्र कर्मचारी नहीं, देश के रक्षक होते हैं। जिन परिस्थितियों में नेतृत्व किया जाता है वे भी जोखिम भरी व संवेदनशील होती हैं। यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से सैन्य नेतृत्व सामान्य नेतृत्व से भिन्न होता है। चुनौतियां होती हैं, साथ साथ में जिम्मेदारियां भी होती हैं, परिस्थितियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और जिनका नेतृत्व किया जाता है वे मात्र कर्मचारी न होकर देश के रक्षक होते हैं। इस प्रकार सैन्य नेतृत्व असैन्य नेतृत्व से कई रूप में भिन्न है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। अधीनस्थों के चयन व भर्ती में नेता की कोई भूमिका नहीं होती है। सैनिकों को कार्य हेतु अलग अलग विभागों, यूनिट व टीमों में बांट दिया जाता है। नेता के पास कभी भी एक उम्र, समान कौशल, अनुभव एवं व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं आते हैं। ऐसे में सभी सदस्यों के मध्य सामंजस्य बिठाते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करना सैन्य नेता के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हमने जाना कि किस प्रकार से एक लक्ष्य की ओर पूरी टीम को अग्रसर करना अपने आप में सैन्य नेता के लिए एक चुनौती है, जहां सभी सैनिक अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग परिवेशों से आ रहे होते हैं। सैन्य नेतृत्व के समक्ष कई चुनौतियां आती हैं। सर्वप्रथम सैनिकों को ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बिना युद्ध की स्थिति के भी जीवन यापन संघर्षमयी बना देती हैं। उदाहरण, सियाचिन व थार जैसी जगहों पर देश की रक्षा हेतु ड्यूटी करना। हम सभी समझ सकते हैं कि यदि युद्ध की स्थिति नहीं है तो भी ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करना कितना संघर्षमयी व मुश्किल हो जाता है।
इन सुदूर व मूलभूत सुविधाओं से कटी जगहों में तनाव, आक्रोश, अकेलापन, अवसाद जैसी स्थितियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो भौगोलिक परिवेश मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है और अकेलापन, आक्रोश जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में नेता न केवल स्वयं को अपितु पूरी यूनिट को संभालता है। सभी का मनोबल एवं अभिप्रेरणा बनाए रखना नेता की जिम्मेदारी बन जाती है। असैन्य संगठनों में नेताओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। सैन्य क्षेत्र में आगे की बात करें तो नुकसान धन या वस्तु का नहीं अपितु देश के सम्मान व सुरक्षा का होता है। छात्रों, यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि नेतृत्व सैन्य क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केवल फायदे या नुकसान की बात नहीं अपितु देश के सम्मान व सुरक्षा की बात है और इसीलिए सैन्य नेताओं के लिए चुनौतियां अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे में सैनिकों व उनके नेता सभी के छोटे से छोटे व्यवहार व निर्णय देश के सम्मान व सुरक्षा के लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस स्थिति में यूनिट या समूह के नेता की जिम्मेदारी समूह के सदस्यों के लिए बढ़ जाती है। एक सैन्य नेता के अधिकार असैन्य नेता के अधिकारों से कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं, परंतु उन अधिकारों का न्यायोचित प्रयोग ही सैन्य नेता के लिए चुनौती बन जाता है। तो हमने ये जाना कि अधिकार तो जरूर अधिक हैं सैन्य नेताओं के पास, परंतु उनकी जिम्मेदारियां भी अधिक बढ़ जाती हैं। एक सैन्य नेता की जिम्मेदारी केवल कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाती, सैनिक सदस्यों के घर व पारिवारिक जीवन तक भी वह रहती हैं। समूह सदस्य सैन्य नेता पर विश्वास कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि वह विनम्र, सरल व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। इस प्रकार का भावात्मक संतुलन बनाए रखना अपने आप में सैन्य नेताओं के लिए एक चुनौती है। तो यह एक और चुनौती है जो सैन्य नेताओं के लिए अन्य नेताओं से भिन्न है। सैन्य नेता की विशेषताएं। सैन्य क्षेत्र की चुनौतियों पर पहले भाग में चर्चा की गई है। यह स्पष्ट है कि सैन्य कार्य व परिवेश अपने आप में विशिष्ट होते हैं। कार्य जोखिम भरा होता है व चुनौतीपूर्ण होता है। इसी कारण सैन्य नेता में भी कुछ विशेष गुण अपेक्षित होते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है चरित्र। उचित व्यवहार का आधार चरित्र होता है, चाहे वह सैन्य क्षेत्र हो या आम जीवन। चरित्र व्यक्ति को निष्पक्ष, निष्ठावान व सच्चा बना रहने का बल प्रदान करता है। साथ ही इससे अनुयायियों में अपने नेता के लिए इज्जत व विश्वास जागृत होता है। साथ ही वे उसे आदर्श मानकर उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा नेता अपने समूह सदस्यों को सुरक्षित महसूस करवाता है। तो हमने बात की पहली विशेषता की जो कि एक सैन्य नेता में होनी चाहिए, और वह है चरित्र। जब नेता का चरित्र उच्च कोटि का होगा तभी उसकी टीम उस पर विश्वास कर पाएगी, उसकी बात मान पाएगी, वे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। दूसरा गुण है साहस। नेता समूह का प्रतिनिधित्व करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, वह समूह की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में आवश्यक है कि वह साहसी हो, तभी वो अपने कर्तव्यों को निपुणता से निभा पाएगा। सैन्य नेतृत्व में शारीरिक व मानसिक साहस दोनों की ही आवश्यकता होती है। निर्भीकता से नेता शारीरिक जोखिम उठाते हुए टीम का सफल नेतृत्व कर सके, मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सके, उनसे जूझ सके। ऐसा शारीरिक साहस सैन्य नेताओं में अपेक्षित है।
यह एक सरल समझ की बात है कि यदि नेता में साहस होगा तो वह टीम में भी साहस को उजागर कर देगा। बिना मानसिक साहस के शारीरिक साहस होना असंभव है। अब हम बात करते हैं मानसिक साहस की। यदि मानसिक साहस होगा तभी शारीरिक साहस संभव हो पाएगा। युद्ध क्षेत्र में वीरता व पराक्रम से युद्ध लड़ने के अतिरिक्त युद्ध स्थिति के अनुसार सामरिक दृष्टि रखते हुए अनपेक्षित व अप्रत्याशित क्रियाएं जो दुश्मन को भ्रमित कर दें करना भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की तरह समझ सकते हैं कि शरीर से तो व्यक्ति साहसी हो सकता है, मन से साहसी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ में आवश्यकता है स्ट्रैटेजी बनाने की, हमला करने की, योजना बनाने की। अगली विशेषता है योग्यता। प्राचीन समय में एक सैनिक व उसके नेता की योग्यता मुख्यतः उनके शारीरिक बल पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त दूरदर्शिता व सामरिक दृष्टिकोण सैन्य नेता में होना अपेक्षित था। ये गुण आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु आज के समय में सैनिकों व उनके नेताओं से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। साथ ही उनके कार्य भी विस्तृत व पृथक हो गए हैं। ऐसे में योग्यता के पैमाने भी बदल चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रसंस्करण का युग आ चुका है और इसका प्रभाव सैन्य क्षेत्र में भी है। इसके परिणाम स्वरूप सैन्य नेताओं के कार्य जटिल हो गए हैं। सूचना के भंडार में से उचित सूचना का चुनाव कर निर्णय लेना इस कार्य के लिए गहरी और विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती है। अतः छात्रों, हम समझ सकते हैं इन गुणों को भी सेना के क्षेत्र में नेताओं में विकसित करना अति आवश्यक हो गया है। यदि इंफॉर्मेशन का सही एनालिसिस नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा, तो उचित निर्णय तक पहुंचना असंभव है। आगे हम बात करेंगे अगली विशेषता की, समर्पण। एक सैनिक देश की रक्षा के लिए समर्पित होता है। उसे दिए गए हर कार्य को वह पूर्ण वचनबद्धता एवं समर्पण से करता है। नेता का महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह अपनी टीम के समक्ष स्पष्ट लक्ष्य रखे व उन तक पहुंचने का मार्ग प्रदर्शित करे। समर्पण वह भाव है जो कि एक सैनिक को उच्च कोटि का बना देता है और वही देश की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जटिल परिस्थितियों में भी दुश्मन के सामने डटे रहने के लिए समर्पण का भाव अति आवश्यक है और यदि नेता समर्पित होगा तभी उसकी टीम भी लक्ष्य की ओर समर्पित रह पाएगी। लक्ष्य का कारण व उसकी सार्थकता को समूह को बताना भी आवश्यक है। नेता लक्ष्य का कारण व उसकी सार्थकता को समूह सदस्यों के मध्य उचित रूप से रख सके, तभी सैनिकों में कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रहते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण व निष्ठा का भाव बना रहेगा। हमने समझा कि समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु आज की जनरेशन कुछ ऐसी है कि यदि उसे लक्ष्य की सार्थकता समझा दी जाए तभी उसका समर्पण का भाव उच्च कोटि का बना रहेगा और नेता को इस बात को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। अतः सैन्य नेता का समर्पण उसकी टीम को अभिप्रेरित व समर्पित रखता है। आगे हम बात करते हैं गतिशीलता की। सैन्य क्षेत्र में जोश व उत्साह नितांत ही आवश्यक होते हैं। शांति के समय, युद्ध व चुनौतियों के समय नेता व सैनिकों का जोश बना रहे, यह आवश्यक है। सैन्य क्षेत्र में सदा युद्ध की स्थिति नहीं रहती है, परंतु फिर भी सैनिकों की मनःस्थिति ऐसी रहे कि वे सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहें,
देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें, इसीलिए आवश्यक है कि उनका नेता गतिशील हो। टीम का मनोबल व जोश नेता के जोश और गतिशीलता पर निर्भर करता है। अगला गुण है उचित निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय उचित समय पर व परिस्थिति के सभी आयामों को ध्यान में रखकर लिया जाए, यह सैन्य नेता में अपेक्षित गुण होता है। छात्रों, हमने पहले भी बात की थी कि सैन्य क्षेत्र में छोटे से छोटा व्यवहार, छोटे से छोटा निर्णय भी देश के सम्मान व सुरक्षा के आड़े आ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सैन्य नेता उचित निर्णय लें, परिस्थिति के सभी आयामों को ध्यान में रखें। सैन्य क्षेत्र के निर्णय अत्यधिक अहम होते हैं, खासकर युद्ध की स्थितियों में लिए गए निर्णय। इतिहास के बड़े बड़े युद्ध मात्र इसलिए जीते गए कि नेताओं ने उचित निर्णय उचित समय पर लिए। कई कारणों की वजह से नेता उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कई बार व्यक्तिगत कारण होते हैं, कई बार पारिस्थितिक कारण होते हैं, कई बार प्रशिक्षण की कमी होती है, कई बार कहीं गुणों में कमी रह जाती है कि नेता उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि सही समय पर निर्णय लेना कई बार जीत और हार के बीच का फासला तय करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सैन्य नेतृत्व में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। सैन्य क्षेत्र में सैन्य प्रशिक्षण उचित व्यवहार, उचित नेतृत्व, सुरक्षा, जीवन, मान सम्मान के लिए अति आवश्यक है। सैन्य नेताओं में वांछित गुणों पर चर्चा की गई है। किसी भी व्यक्ति में सभी गुणों का विद्यमान होना असंभव है। हमने अभी अभी गुणों की बात की कि सैन्य नेताओं में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति में सभी गुणों का होना संभव नहीं है। कुछ गुण ही व्यक्ति में पहले से विद्यमान होते हैं, बाकी के गुणों को प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षण से पूर्व उचित चयन आवश्यक है। सैन्य क्षेत्र में सामान्य बुद्धि के अतिरिक्त संतुलित व लचीले व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को ही प्रशिक्षण द्वारा वांछनीय आकार में ढाला जा सकता है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि सैन्य क्षेत्र में मनोविज्ञान की भूमिका यह है कि हम वांछित गुणों को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण द्वारा विकसित कर सकते हैं। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है कि उचित लोगों का पहले चयन किया जाए। तो हम पहले के सत्रों में जान चुके हैं कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की मदद से उचित उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया सेना में भर्ती होने से आरंभ होती है तथा सैनिक अथवा अफसर के सेवा काल के अंत तक निरंतर चलती रहती है। प्रशिक्षण कार्यभार संभालने से लेकर सेवाकाल के अंत तक निरंतर चलती है। प्रशिक्षण शारीरिक स्तर पर प्रारंभ होता है। प्रशिक्षण के मानसिक, भावात्मक व व्यवहारात्मक पहलू भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक प्रशिक्षण की। ड्रिल व परेड का नियमित अभ्यास सैनिकों अफसरों को करवाया जाता है। यह अभ्यास शारीरिक बल, स्टैमिना व संतुलन तो प्रदान करता ही है, साथ ही सैनिकों में आज्ञाकारिता का गुण भी विकसित करता है। अर्थात शारीरिक प्रशिक्षण से न केवल शारीरिक गुणों का विकास होता है, अपितु मानसिक गुणों का भी विकास होता है। बिना तर्क वितर्क के व्यक्ति निर्देशों की अनुपालना करना सीखते हैं। व्यक्ति समूह के साथ चलना व कार्य करना सीखते हैं। आत्मनियंत्रण का गुण भी विकसित होता है। मन व शारीरिक स्थिति से परे व्यक्ति हर हाल में अनुपालना करना सीखता है। यह सभी शारीरिक प्रशिक्षण से संभव है। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण। सैन्य प्रशिक्षण अकादमी सैनिकों, अफसरों के बहुआयामी विकास के लिए समर्पित होती हैं। इन अकादमियों में शैक्षणिक विषयों के अतिरिक्त शारीरिक मानसिक फिटनेस
व नेतृत्व गुणों को विकसित करने संबंधी बातों पर चर्चा की जाती है। कई गतिविधियों द्वारा जूनियर व सीनियर अभ्यर्थियों के मध्य बेहतर सामंजस्य विकसित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व को सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार वातावरण से समायोजन करता है। तो सैन्य क्षेत्र में सैनिकों का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से वह जूनियर्स व सीनियर्स के साथ सामंजस्य बिठा सके, इससे संबंधित कई सारे कार्यशालाएं होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं, साहसिक गतिविधियों आदि के माध्यम से अभ्यर्थियों में नेतृत्व के गुण विकसित किए जाते हैं। ऐसी कई गतिविधियां होती हैं जिनसे कि नेतृत्व के गुण उनमें विकसित हो सकें। व्यावसायिक निपुणता से बढ़कर ऐसे प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सैन्य जीवन में व्यक्ति का उचित समायोजन है। सैनिक अथवा अफसर समूह के साथ मिलकर कार्य कर सके, दूसरों के विचारों व भावों को समझ सकें व जीवन के लिए एक उचित दृष्टिकोण विकसित कर सकें, यही प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यक्तित्व प्रशिक्षण की मदद से व्यक्ति का उचित समायोजन संभव है, उचित गुणों का विकास संभव है। सैन्य नेतृत्व का बदलता स्वरूप। 90 के दशक से ही युद्ध के स्वरूप में बदलाव आ गया था। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, नए नए तरह के युद्ध आए जहां पर बायोलॉजिकल, केमिकल ऐसे वॉरफेयर देखने को मिले। खाड़ी युद्ध इतिहास का प्रथम हाईटेक युद्ध था। यह सैन्य क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आया। हथियारों का स्वरूप भी अब विस्तृत होकर नाभिकीय, एटॉमिक, रासायनिक, केमिकल व जैविक हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। युद्ध के बदलते स्वरूप के कारण सैन्य नेतृत्व में भी परिवर्तन आए। हम समझ सकते हैं कि यदि युद्ध का स्वरूप बदलेगा तो नेतृत्व के स्वरूप में भी बदलाव आना निश्चित है। पहले सेना का एकमात्र उद्देश्य दुश्मन पर जीत हासिल करना होता था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह बदल गया है। जिस प्रकार के खतरनाक हथियार आज मौजूद हैं, युद्ध अत्यधिक विध्वंसकारी हो सकते हैं। ऐसे में युद्ध होना अपने आप में ही सभी के लिए हार है। छात्रों, यह समझना आवश्यक है कि आजकल के हथियार पूरी मानवता का विनाश कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं, इसलिए युद्ध सभी की हार है। तो आज के समय में सैनिकों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि वे देश के लिए युद्ध जीते, अपितु शांति आज के विश्व के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में यह आवश्यक है कि एक सैन्य नेता तथ्यों, नीतियों एवं नियमों से बढ़कर मानव मन व व्यवहार को समझने की अभिक्षमता रखे। तो हम देखते हैं कि नेतृत्व के स्वरूप में भी बदलाव की आवश्यकता है और एक सफल सैन्य नेता वह होगा जो व्यवहार को समझ सके, जो नीतियों को साथ रखे, लेकिन उचित निर्णय लेता हुआ सभी को शांति की ओर ले जाए। आज के समय में एक सफल नेता वही होगा जो मानव व्यवहार को निर्धारित व निर्देशित करने वाले मूल सिद्धांतों से अवगत हो व दुश्मन पर उनका प्रयोग कर ऐसे हालात उत्पन्न कर सके कि वे उसकी बात मानने को तैयार हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो नेता है, सैन्य नेता है, वह दूसरों को अपनी बात मनवा सके और शांति की बात प्राथमिकता से रख सके। इसके अतिरिक्त बदलाव और भी आए हैं। आज की सेना में जो नए युवा आ रहे हैं, वे युवा पहले के युवाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। आज के युवा भावनाओं की जगह विवेक से काम लेते हैं। वे तार्किक व व्यावहारिक हैं। उन्हें बात समझानी पड़ती है, उन पर थोपी नहीं जा सकती। यही कारण है कि कई बार कैडेट
शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान ही सैन्य सेवा छोड़ देते हैं। यह आजकल का समय है और इस समय का प्रभाव है कि आजकल के युवा बात को कहने से नहीं मानते हैं, वे तार्किक प्रमाण पर ही उसको स्वीकारते हैं। कई जो मजबूर होते हैं परंतु अकादमी व सैन्य प्रशिक्षण व वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं, आत्महत्या जैसा प्रयास भी करते हैं। कई लोग जो समायोजन नहीं कर पाते हैं वे छोड़ देते हैं और जिनकी मजबूरियां होती हैं वे डिस्ट्रेस में रहते हुए आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे युवकों से काम लेने व उन्हें भविष्य में अच्छा नेता बनाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु ऐसे सैन्य नेता की आवश्यकता है जो मानव मन व व्यवहार की गहरी समझ रखता हो। तो देखिए छात्रों, किस प्रकार से मनोविज्ञान सैन्य नेतृत्व में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बिना इसकी समझ के अपनी टीम को तैयार कर पाना, उनसे बात मनवाना, उन्हें लक्ष्य की ओर ले जाना, उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, उनमें जोश भरना संभव ही नहीं है। हम आ जाते हैं अब सत्र के अंत की ओर और हमने आज जाना नेतृत्व के स्वरूप के बारे में, उसकी परिभाषा, सैन्य नेतृत्व व उसकी विशेषताएं, सैन्य नेता की विशेषताएं, मनोविज्ञान की भूमिका किस प्रकार से सैन्य प्रशिक्षण में रहती है और सैन्य नेतृत्व का बदलता स्वरूप आज के परिप्रेक्ष्य में सैन्य नेता में और कौन से नए गुण विद्यमान होने चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं सत्र के अंत तक। आशा है यह सत्र आपके लिए उपयोगी था। नमस्कार।